कि आज का वो दौर है, आज का वो समय है जब तकनीक के बिना साहित्य जीवित रहेगा, अपना अस्तित्व तो बचाए रहेगा, लेकिन उसका विस्तार उतनी लंबी दूरी तक नहीं हो पाएगा। तकनीक हर व्यक्ति के लिए कहें अनिवार्यता या आवश्यकता बन चुकी है, और अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। मैं एक प्रमाण के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। हम लोग जब महाभारत के विषय में पढ़ते हैं तो ये जानकारी विद्वानों द्वारा बताई जाती है कि महाभारत में मूल में 24,000 श्लोक हुआ करते थे, जिनमें से आज की तारीख में कुल 18,000 प्राप्त हैं, शेष प्राप्त नहीं हैं। और उनमें भी जो 18,000 प्राप्त हैं, कुछ स्मृतियों के आधार पर विद्वज्जनों के द्वारा लिखे गए हैं। इसका मतलब है, हो सकता है वे भी मूल रूप में न हो। तो भविष्य में ऐसी स्थितियों से यदि हमको बचना है तो साहित्य को तकनीक का सहारा लेकर के, तकनीक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना होगा। इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए परिचर्चाकार हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। उनका परिचय मेरी साथी संचालिका देते हुए उनको आपके बीच में आमंत्रित करेंगी। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, जो कि आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र रह चुके हैं। इसके साथ ही वे भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं, और वर्तमान समय में वे आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर इंचार्ज हैं। सर, कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ मैं डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी को आमंत्रित करती हूं मंच पे, जो कि उत्कर्ष एकेडमी के संचालक हैं और एक प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर है। कृपया तालियां जरूर बजाते रहिए। अगला नाम है डॉक्टर दिनेश प्रभात जी, जो कि जाने माने साहित्यकार हैं, समीक्षक हैं और समालोचक हैं। इसके साथ ही गीत गागर पत्रिका के संपादक हैं वे। सर, कृपया मंच पर आएं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। अगला नाम है इंजीनियर नंदन मिश्रा जी, जो कि आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं और एल्गो 8 नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही वे उसके संस्थापक और निदेशक हैं। और अंत में इस चर्चा के संचालन के लिए मैं आर वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि आईआईटी कानपुर के राजभाषा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे सभी मंचासीनों का। चर्चा के लिए सबसे पहले मैं गाथा के संस्थापक अमित तिवारी जी का, भावना जी का, सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आए, और इस चर्चा में उम्मीद करता हूं आप भी भाग लेंगे। और साथ ही सभी जो गणमान्य पैनलिस्ट हैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की चर्चा का जो विषय है वो है साहित्य, संस्कृति और तकनीक। और आज की परिचर्चा में हम लोग कोशिश ये करेंगे, ये एक चेष्टा रहेगी कि साहित्य, संस्कृति और तकनीक को किस एक तरह के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जाए, और इस बारे में थोड़ा सा विमर्श किया जाए कि साहित्य और संस्कृति में तकनीक का क्या योगदान हो सकता है, और उस योगदान में गाथा जैसे जो इनोवेशंस हैं उनकी कैसी भागीदारी रहेगी। तो आज मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी से निवेदन करता हूं कि हम चर्चा को इस प्रकार से शुरू करें, इसमें हम इस बारे में अपने विचार रखें कि मान लीजिए साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य का जो साहित्य की जो शुरुआत है वो बहुत पहले से, जब हमने भोजपत्र पर लिखना शुरू किया, उसके बाद कलम आई, उसके बाद कंप्यूटर आया, टाइपराइटर आया, फिर कंप्यूटर आया। आज जो है हमारे पास साहित्य के रचना के और साहित्य के कंजम्पशन के बहुत सारे मीडियम्स, बहुत सारे आयाम उपलब्ध हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि 2 से 3 मिनट में थोड़ा सा अपने विचार इस बारे में करें कि आज के समय में तकनीक साहित्य की रचना में और साहित्य के कंजम्पशन में किस तरीके से हमारा योगदान कर रही है। और इसी के साथ मैं आगे के पैनलिस्ट को बोलता हूं कि वो अपने विचार रखें। आप सबका अभिवादन करता हूं।
झीलों की नगरी भोपाल की ओर से मैं कवि दिनेश प्रभात आपके सामने हूँ। बहुत प्यारा विषय है आज का, साहित्य, संस्कृति और तकनीक। आज, कल, आज और कल। दरअसल आज ये बहुत कड़वा सत्य है कि तकनीक के बिना हम एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं कवि होने के नाते जब बहुत गंभीरता से विचार करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है कि हम नई तकनीक के साथ तो चलें, लेकिन जो हमारी खूबसूरत विरासत है, जो हमारी धरोहरें हैं, वो भी हमसे छूट नहीं जाए। जब ये संतुलन बनेगा तो मेरे ख्याल से हमारी तकनीक हमारे लिए बहुत ज़्यादा सार्थक होगी। इस तकनीक को लेकर मेरे मन में जो कुछ ख्याल आए हैं, तकनीक हमारी मित्र भी है और शत्रु भी। सवाल यह है कि हम इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तकनीक ने गाथा महोत्सव को सारी दुनिया में पहुंचाया और तकनीक ने आज एक भोले भाले दर्जे की गर्दन भी उतार दी। यदि ये तकनीक एक अच्छाई खूब तेज़ी के साथ फैले और बुराइयों को बचाते हुए ये तकनीक हमें रास्ता दिखाए आज के समय में, तो ये मानकर चलता हूँ कि एक नई सदी में नई तकनीकों के साथ हमने जो कदम रखे हैं वो हमारा सार्थक होगा। अभी फ़िलहाल मैं इतनी ही बात करके ये माइक आगे बढ़ाता हूँ। धन्यवाद हमारे जो पैनलिस्ट हैं और गाथा महोत्सव के जो आयोजक हैं और आप सब जो हम सब साथ जुड़े हुए हैं। साहित्य, संस्कृति और तकनीक, अगर हम इसको यूं देखें कि जो तकनीक है हम इसको बिल्कुल भी नकारने की स्थिति में नहीं है, ये रिजेक्शनेबल नहीं है, ये साहित्य और संस्कृति की शत्रु नहीं है। लेकिन अगर तकनीक हावी हो जाएगी और साहित्य और संस्कृति उसका अनुगामी हो जाएगा तो खतरा बहुत बड़ा है। इतना बड़ा खतरा है कि हमारा पूरा जो सृजन का पूरा वातावरण है और जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु है वो खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि साहित्य का जब पहली बार सृजन हुआ और संस्कृति का निर्माण हुआ तो तकनीक नहीं थी। वैदिक काल में जो ऋषि थे जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना की, उस समय तकनीक नहीं थी। उस समय तो लेखन क्रिया ही नहीं थी, स्क्रिप्ट ही नहीं थी, न किताब थी, न कोई लिखता था, न पढ़ता था। सारे लोग बहुश्रुत कहलाते थे और साहित्य और संस्कृति ने वो झंडा फहराया कि आज पूरा विश्व हमारे अधीन सांस्कृतिक आधार पर है। तो चूंकि यहाँ 2-3 मिनट ही अभी बोलना है तो इसलिए मेरा कहना है कि तकनीक हमारी साहित्य और संस्कृति को बढ़ाने में सहायक हो, जैसा अभी आपने भाई साहब ने कहा, और गाथा महोत्सव इसको आगे बढ़ा रहा है। ये धन्यवाद की बात है, आभार की बात है। लेकिन बस फिर से कहूँगा कि साहित्य और संस्कृति को तकनीक का अनुगामी नहीं होना है, तकनीक को उसके साथ चलना है, उसे कैटलिस्ट की भूमिका में रहना है, उसे उत्प्रेरक की भूमिका में रहना है, उसे आगे ले जाना है। थैंक यू। नमस्कार। अभी जो पैनलिस्ट ने कहा वो बहुत सही चीज़ है। उन्होंने कहा कि तकनीकी हमारे विकास में सहायक बने, न कि उसको किसी और राह पर ले जाए। ये बात ठीक है। इसके साथ मैं दूसरा पहलू भी रखना चाहूँगा। वो पहलू ये है कि जिसको हम तकनीक कहते हैं, वो तकनीक भी उसी दिमाग की उपज है जिसमें से लिटरेचर आता है, जिसमें से कल्चर आता है, जिसमें से इंडस्ट्री आती है। हम उनको एक दूसरे से अलग नहीं समझ सकते। उसका कारण ऐसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि तकनीक है पूरी, चाहे ये इकोनॉमी हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे हम किस तरह से रहते हैं, हमारा फैमिली लाइफ क्या है, हमारा बाहरी लाइफ क्या है, हमारा दिमाग का अंदरूनी लाइफ क्या है, ये सभी तकनीक पर आधारित रहता है। लेकिन तकनीक को कौन चलाता है? तकनीक को चलाने वाला भी वही दिमाग है। अब आप देखें कि दिमाग क्या चाहता है। तो अगर कई लोग मुझसे पूछते हैं
कि आने वाले दिनों में तकनीक किस तरह का रूप लेगी। क्या हमारे पास उड़ने वाली कारें होंगी, हमारे पास ये होगा वो होगा, वो तो सब होगा ही, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मैं प्रश्न जो पूछ रहा हूँ वो दूसरा है, वो ये है कि ये तकनीक, हु ड्राइव्स दिस तकनीक। अभी जो हम जो चीज़ें देखते हैं हमारे आसपास, वो कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? तो तकनीक हमारे दिमाग से पैदा होती है। जो दिमाग की जो इच्छाएं हैं, जो बहुत मूलभूत डीप ड्राइविंग डिज़ायर्स हैं माइंड की, वही तकनीक में परिवर्तित होती हैं। तो वो क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं फ्यूचर के, जिनके कारण नई तकनीक आएगी? उस तकनीक को कोई रोक नहीं सकता। तकनीक हैज़ ए माइंड ऑफ इट्स ओन। I mean, we people think that we control technology. That's not true. Actually, it's technology that controls us. So this may not be a very palatable truth, but it's the reality nonetheless, and it's always been. अभी ऋषि मुनियों का हमने उदाहरण समझा था, तो क्या था कि ऋषि मुनियों के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी थी वो was focused inside, अंतर्मुखी थी। अब जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर के विषयों पे, बाहर के जो वर्ल्ड है उस पे फोकस्ड है। मैं आपको एक, अगर आपने ईशोपनिषद पढ़ा है तो इसमें एक बहुत अच्छा वाक्य है। वो ये कहते हैं कि वो लोग जो सिर्फ बाहरी टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं वो बहुत अंधे युग में जाते हैं, अंधे उसमें डार्क वर्ल्ड्स में जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ इंटरनल टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं वो उससे भी अंधी जगह पर जाते हैं। तो ये बहुत, मैंने जब पहली बार पढ़ा, मैं टीनेजर था, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्या मतलब है कि हम हरदम कहते हैं कि इंटरनल यू फोकस इंटरनली और यू फोकस एक्सटर्नली, एवरीथिंग इज़ ए टेक्नोलॉजी। Make no mistakes about it, because technology is rooted in the mind, is in human mind. So it's an expression of human mind, is the instrument by which we interact with the world. चाहे साहित्य हो, चाहे कल्चर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ज़ीरो थी, वो मसल टेक्नोलॉजी पे आधारित थी। उसका मतलब ये है कि आप आएँ यहाँ पे लूट मार करें, मारें लोगों को, लेके चले जाएं, राइट। जो इंडस्ट्री एक थी, इंडस्ट्री 1.0, वो आधारित थी स्टीम इंजन और स्टीम एनर्जी पर। तो उससे क्या हुआ कि जो सोसाइटी बनी उस वक्त वो टोटली उस पर आधारित थी, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड प्लांट थे, बड़े बड़े कोल माइन थी, लोग माइग्रेंट लेबर थे, ये सब था, एक्सप्लॉयटेशन था। तो पूरी जो हमारा साहित्य था, हमारी कल्चर थी, हमारी सोसाइटी थी, वो सब टोटली बदल गई। उसके बाद आई इंडस्ट्री 2.0। इंडस्ट्री 2.0 में ये आया, ये बिजली आई, ये कोल के द्वारा पैदा होने वाली बिजली, न केवल स्टीम। तो जैसे ही बिजली आई तो हमारे हर घर के अंदर ये सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ गई। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी हो गई, न केवल एक जगह पे बड़ी बड़ी कंपनियों पे आधारित। तो उसके द्वारा हमारा पूरा जीवन बदल गया, हम सभी जानते हैं। अब इंडस्ट्री 3.0 हम सब ने देखी है, यहाँ पे जो बैठे हैं, इवन यंग पीपल। तो इंडस्ट्री 3.0 जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे आधारित। ये सब चीज़ें कभी 20 साल में ही तो देखी हैं, और क्या देखा, मतलब कुछ नहीं। उसके पहले कुछ नहीं था इस तरह का, इंटरनेट नहीं था, ईमेल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, डम फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये इसके द्वारा हमारे किस तरह के चीज़ें बदली हैं आप जान सकते हैं। चाहे कल्चर क्या है, मतलब जैसे कि हम दोनों साथ बैठे हैं, मैं और मेरी वाइफ साथ बैठे हैं, लेकिन हम दोनों इसी को देख रहे हैं ऑल द टाइम। तो अब आप क्या कहेंगे, मतलब कल्चर इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। मेक नो मिस्टेक्स अबाउट इट, टोटली 100%, राइट। नाउ अभी इंडस्ट्री 4.0 है, तो उसमें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग और बेसिकली कन्वर्जेंस ऑफ साइबर एंड फिजिकल, मतलब डिजिटल एक तरफ और फिजिकल एक तरफ, ये दोनों मिल करके जो कर रहे हैं वो है इंडस्ट्री 4.0। तो आजकल वो अलेक्सा सुनाई पड़ते हैं इधर उधर। अभी कुछ समय आने के बाद वो टोटली कंट्रोल आवर लाइव्स, दे विल कंट्रोल everything that we do, who we vote for, what we think about the governance, what we think about any aspect of our life, who do I date, who do I marry, what food I should eat, what path I should take, what I should do in life. All of that is going to be controlled very tightly
by decision makers which are not human. Okay, again, make no mistakes about it. We may think, hey, is that desirable? I am not talking about desirability. I am saying this is going to happen. And we as a society or as an individual can do very little about it. So now time actually has to come to examine the internal landscape again. Again, मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, ये बहुत चर्चा का विषय है जिसमें करीब 20 दिन हम बैठ के यहाँ चर्चा कर सकते हैं, 8 घंटे एवरी डे, राइट. तो इसमें मतलब कि कुछ अभी मैं रुकना चाहता हूँ, पर बेसिकली एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, इसके बाद मैं कंक्लूड करूँगा कि टेक्नोलॉजी उसी दिमाग की उपज है और टेक्नोलॉजी उन सभी चीज़ों को प्रभावित करती है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और जिनके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं वो भी. इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है ये कहना. और जो हमारे चैलेंजेस हैं, एक चैलेंज है राइज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स विच विल कंट्रोल आवर लाइफ. बिगेस्ट चैलेंज इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. And another, what is the desire of mind? What is the ultimate goal of mind? जिसके द्वारा नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो क्या है? We want to live forever. I mean, human mind, what is it? Is looking for happiness, is looking for eternal life. Now, old technology is through propagating through DNA. So this biological means of propagating your persona, your family or something, but this would become much more technology oriented. तो इसके अंदर what is it we want fulfillment we in life, we want achievement, we want recognition, we want social interaction, and most important, we want to live in a world that we create and control. तो उसी से क्या होगा कि ये जो augmented reality, virtual reality, mixed reality, parallel reality, ये जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो सब इसी के रिस्पॉन्स में हैं. तो पहले ऋषि मुनियों ने भी इसमें शोध किया है. यही था विषय जिस पे उन्होंने शोध किया, हाउ टू कंट्रोल योर वर्ल्ड मेंटली एंड कंट्रोल इट, राइट. अब वो दूसरी तरह की, क्योंकि अब वो संभव नहीं है, इसलिए दूसरी टेक्नोलॉजी के द्वारा वो संभव होगा. बहुत बहुत शुक्रिया. अमेजिंग. सब लोग, मतलब अगर मैं देखूं आप लोग का एक्सपीरियंस मेरी एज के बराबर है, तो मैं ज़्यादा कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मैं जिस जनरेशन से आता हूँ, मिलेनियल्स बोलते हैं हम लोग को, जो 2000 के आसपास जिन्होंने थोड़ी सी मतलब अडल्ट कॉन्शियसनेस उन्होंने देखी, थोड़ी थोड़ी उनको समझ में आया. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत जेनजी आ गया, और अब तो मुझे अपने आगे की जनरेशन भी दिखती है कि उनके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं. तो हुआ ये है कि अगर आप देखिए कि एक किताब आपके सामने रखी और आप उसको पढ़ रहे हैं वर्सेस आप एक सिनेमा देख रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है इमेजिनेशन का, मेरे ख्याल से, है ना. कि जब आप पढ़ते हैं तो आप अपनी दुनिया उसको बनाते जाते हैं, अपने दिमाग में जो आपका दृश्य पटल होता है उस पर आती जाती है. और इसमें क्या होता है, दृश्य पटल अपने आप प्रोड्यूस्ड होकर आपके पास आ रहा है, उसमें फिल्म मेकर का कंटेक्स्ट आ रहा है, उसमें उसकी लेंस दिख रही है, उसकी लेंस. तो देखिए हुआ ये है कि जो लिटरेचर, जिसको हम साहित्य बोलते हैं, जो कि एक तरह से सारी चीज़ों को साथ में लाना, कॉन्फ्लुएंस, साहित्य, है ना, वो एक पर्सपेक्टिव है उस दौरान के समाज और कल्चर का, सोसाइटी का, उस दौरान की कल्चर का. और टेक्नोलॉजी आज हमारे कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है. सो नेचुरली जो हम किताबें निकल रही हैं, चाहे वो अमीश त्रिपाठी की किताबें हों, चाहे वो चेतन भगत की किताबें हों, और आज का जो, अगर आप उसको लिटरेचर कहते हैं तो वो भी एक क्वेश्चन है, बट येस वो बहुत ही अलग है. और जिस तरह से लिटरेचर कंज्यूम भी हो रहा है वो भी बहुत चेंज हो गया. मतलब अगर आप देखेंगे कि जिस डिवाइस पे वो किताबें रिप्लेस हो गई हैं, अब किताबों पे नहीं कंज्यूम हो रहा, स्टोरी टेलिंग एलेक्सा जैसी मशीनें बता रही हैं हमें, है ना. तो होने ये वाला है कि आने वाले समय में इसका जो कंजम्पशन है, स्पेशली लिटरेचर का कंजम्पशन है, वो बहुत ट्रांसफॉर्म होने वाला है. उसमें बहुत टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक साउथ इंडिया की नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ बनी है, तो उसकी स्क्रिप्ट हो सकता है तमिल में लिखी गई हो, और उस तमिल राइटर को उस तमिल समाज की बहुत अच्छी समझ होगी, लेकिन जब वो हिंदी में कन्वर्ट करके हमें नेटफ्लिक्स पे दिखाई गई, तो हमें भी उस कल्चर के बारे में समझ में आया, जो कि शायद ना आता. आसान हो गया ना. तो टेक्नोलॉजी को अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो घर घर लिटरेचर पहुंचाया जा सकता है. लिटरेचर की आवश्यकता बहुत है. देखिए, एक संपूर्ण ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, जैसे हम लोग भी सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो हम लोग सॉफ्टवेयर से पहले लिखते हैं यूज़र स्टोरीज़,
यूज़र की क्या कहानी है इसको यूज़ करने के लिए। आप जैसे ओला उबर यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम ये लिखते हैं कि एज अ राइडर मुझे ए से बी जाना है न्यूनतम कॉस्ट में। ये पूरी एक यूज़र स्टोरी होती है और सॉफ्टवेयर टीम इस यूज़र स्टोरी को लिख के बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिख लेती है। उसी यूज़र स्टोरी पे हम कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, तब वो सॉफ्टवेयर बनता है। तो स्टोरी की अहमियत तो सॉफ्टवेयर में भी है, टेक्नोलॉजी में भी है कि ये यूज़ कैसे को, नैरेटिव की, है ना। तो ऐसा नहीं है लिटरेचर ख़त्म हो जाएगा, लिटरेचर रहेगा। क्रिएटिव एस्पेक्ट से ही हमारी लाइफ और बेहतर क्रिएट होएगी, क्योंकि जो डेटा से किया जा सकता है उसकी क्षमताएं हैं, लेकिन क्रिएशन की क्षमताएं नहीं हैं। तो ये ज़रूर रहेगा और लिटरेचर को जिस तरह से हम कंज्यूम करते हैं वो चेंज हो जाएगा। लेकिन एक पूरा बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर एम्पैथी हो, जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो, उसके लिए लिटरेचर की बहुत ज़रूरत है। उसके बिना तो हम लोग फिर एआई ही हो जाएंगे, हम में और एआई में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। थैंक यू। कि अभी जैसे दिनेश जी ने और प्रदीप जी ने कहा कि साहित्य और संस्कृति को तकनीक का अनुगामी नहीं होना चाहिए, वहीं पर आशुतोष जी ने, नंदन जी ने बताया कि तकनीक को साहित्य और संस्कृति से पृथक करके देखने की कई बार जो हमारे अंदर एक टेंडेंसी आती है वो भी शायद पूरी तरह सही नहीं है। तो इससे थोड़ा सा और गहरे में उतरते हुए अगर हम ये बात करें, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि थोड़े से अपने विचार इस विषय में भी रखें कि साहित्य के सृजन का जो तरीका है, जो साहित्य के सृजन पुराने ज़माने में होता था, जिस प्रकार से पहले तो हम एक ओरल ट्रेडिशन से आते हैं, तो कहानी सुनने की और उसको याद करने की और उसको अपने आगे के जनरेशन्स पर सुनाने के माध्यम से ही हमने उसको प्रेषित किया। मगर आज जो है, जैसे कि नंदन जी ने कहा कि साहित्य को की रचना और उसका कंजम्पशन दोनों की जो जिसे कहते हैं मोडालिटी बदल गई है। तो पहले जो लोग, और मैं अगर अपने बचपन की बात याद करूं 1990s की, तो कंप्यूटर नया नया आया हुआ था और उस समय बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर पर टाइप करना वगैरह नहीं आता था। लेकिन आज अगर हम यही चीज़ देखें तो आज के जो रचनाकार हैं, आज के जो रचयिता हैं, उनके हाथों पर मोबाइल है। और मज़े की बात यह है कि अब हमारे मोबाइल ज़्यादातर करके 1990 के आसपास यूनिकोड आया और उसके बाद सभी मोबाइल्स, और आजकल आप गूगल ट्रांसलेटरेट की अगर बात करें तो सभी भाषाओं में आपको सहज रचना करने के लिए भी जो है आपके पास मीन्स उपलब्ध हैं, आप उसको कर सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा अगर आप अपने विचार रखें कि क्या तकनीक को जोड़ने से, क्या तकनीक की उपलब्धता होने से साहित्य की रचना के जो आयाम हैं उसमें कुछ हमें बढ़ावा मिलेगा, या क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि पहले जो लोग जिनके पास ये सहज उपलब्धता नहीं थी उनके क्या वो आज बहुत लेट से प्रोत्साहित महसूस करेंगे अपने तरह का साहित्य लिखने के लिए। और एक चीज़ है कि साहित्य ऐसी विधा नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रहे। बहुत से गणमान्य जो हैं कवि हुए, लेखक हुए, लेकिन आज जो है एक तरह के डेमोक्रेटाइजेशन का ज़माना है, एक तरीके का ऐसा ज़माना है कि हम सभी क्रिएटर्स हैं। अगर आप टिकटॉक को देखें, अगर आप फेसबुक को देखें, अगर आप यूट्यूब पर देखें, तो एक जो हमारे आने वाली जनरेशन, जो करंट जनरेशन है आज के छात्रों की, उनके पास इन सभी चीज़ों के लिए बहुत से माध्यम हैं। मगर मैं देखता हूँ कि वो ऑडियो विजुअल माध्यमों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि लिखित माध्यम की तरफ उतने आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो इस बारे में मैं आप सभी के विचार जानना चाहूँगा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं एक कवि हूँ, एक रचनाकार हूँ। रचनाकार संवेदनशील तो होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का मास्टर नहीं होता। लेकिन आज हमारी कविता बिना नेट के, बिना मोबाइल के लोगों तक पहुँच नहीं रही है। और सबसे ज़्यादा यही एक ऐसा माध्यम बना है जो लोग किताब नहीं पढ़ते, लेकिन मोबाइल में जब भी सवेरे फेसबुक खोलते हैं, सारी दुनिया भर की, सारे अच्छे रचनाकारों की, सारे कमज़ोर रचनाकारों की, सारे श्रेष्ठ रचनाकारों की रचनाओं को पढ़ने का उन्हें मौका मिलता है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भारतवर्ष है वो 70-80% लोग गाँव में निवास करते हैं, कस्बों में निवास करते हैं। और तकनीक की जब हम ज़्यादा बात करते हैं तो वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में ज़्यादा होती है। आज यदि तुलसी को कोई याद करता है, सूर को कोई याद करता है, कबीर को, मीरा को कोई याद करता है, तो इसलिए कि वो हमारी ग्रामीण अंचलों से, जनमानस से उनकी रचनाएं सीधी जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है, हमारे यहाँ पर जो गम्मत में बैठकर मंजीरों के साथ जो भजन गाए जाते हैं सारे के सारे, तो ये गाँव तक, ग्रामीणों तक कैसे पहुँचा? ये तकनीक
में सारे लोग सिद्धहस्त नहीं होते। आज भी हमारे गांव में किसान यदि हैं तो वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, भले ही वो अच्छी फसलें उगाकर हमारा पेट भरते हों, लेकिन वो कंप्यूटर इतनी तेज़ी के साथ नहीं चलाते। यदि ये तकनीक उनके पास नहीं पहुंचती है तो ये उनके लिए कोई लाभदायक नहीं है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तकनीक के दो ही पहलू हैं। मैंने देखी चलते चलते 4 पंक्तियां लिखी थी सारगर्भित। कवि हूँ इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यूँ तो हरा भरा मौसम है, सब कुछ तो रमणीक नहीं है। तकनीक के बारे में है, यूँ तो हरा भरा मौसम है, सब कुछ तो रमणीक नहीं है, केवल अच्छा अच्छा सोचे इतना भी बारीक नहीं है, और अफवाहों के लिए बहुत सी तकनीकें ईजाद हुई पर खुशबू ही तेज़ी से फैले, इसकी कुछ तकनीक नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी भाषा में, चूँकि हम जितना मोबाइल का उपयोग करते हैं कवि लोग, उसी में हम तो एक तकनीक की अच्छाई और बुराई का सामना करते हैं। यहाँ पर राजीव राज बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। यदि मुझे ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मित्रता का संदेश भेजते हैं, तो मुझे ये पता है कि वो मेरे मित्र हैं, मुझे उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए। चेहरा उनका लगा होता है, लेकिन पता पड़ा कि मैंने स्वीकार कर ली लेकिन वो फ्रॉड निकल गई। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति कैसे बचेगा इस तकनीक में जो खराबी है। हम ये चाहते हैं कि यदि तकनीक विकसित हो तो वो किसी को गुमराह नहीं करे, वो सीधी सीधी है जो अपनी विश्वसनीयता पैदा करे। ऐसा नहीं हो कि हम बटन दबा दें और हम मुसीबत में फंस जाएं, कोई हमसे पैसा मांगना शुरू कर दे और हमको ये लगे कि अरे हमारे दादा सोम ठाकुर बहुत संपन्न व्यक्ति है, उनको पैसों की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई। तो तकनीक यदि भरोसेदार होती है तो इससे बढ़कर अच्छी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि वो हमें संशय में डालती है, हमारे साथ दिक्कतें पैदा करती है, तो यह हमारे लिए नुकसानदायक भी है। देखिए चाकू सब्जी ही नहीं काटता, हाथ भी काट देता है कभी कभी। सावधानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सावधानी का हमें रास्ता भी मिलना चाहिए। अभी हम जो उपयोग करते हैं, मोबाइल का जो उपयोग करते हैं, नेट का उपयोग करते हैं, उसमें अच्छे अच्छे लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। काश ऐसी तकनीक हो जो इन छोटी छोटी दिक्कतों से हमें बचा दे, तो तकनीक से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है। साहित्य का जहाँ सवाल है, हमने ये सुना है, हमने ये पढ़ा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। बहुत सही बात है, लेकिन यदि आज हम गंभीरता से देखते हैं तो साहित्य समाज का दर्पण नहीं है। आज का साहित्य गंभीरता से हम सोचेंगे, पढ़ेंगे, आप देखिए कहानी होगी तो उसमें अश्लीलता होगी, कविता होगी तो उसमें फूहड़ता होगी, उसमें बहुत सारी कविता कम होगी, चुटकुले ज़्यादा होंगे। तो एक मंच से हम आखिर किस चीज़ को पहुंचाना चाहेंगे? तो ये भी एक नई सदी का है। हम पहले बड़े बड़े रचनाकारों को पढ़ते थे, सवेरे तक कवि सम्मेलन होते थे, 3-3, 4-4 दौर होते थे। आज हमारा कवि सम्मेलन 2 घंटे में सिमट गया है। तो हमारी कविता क्या देना चाहती है लोगों को? ये भी एक नई सदी गई है। ये साधना कम करते हैं, हम मंच पर ज़्यादा अपनी उपस्थिति देना चाहते हैं, तालियां ज़्यादा मांगना चाहते हैं। अरे तालियां यदि आपकी रचना अच्छी है तो कड़कती ठंड में यदि जेब में भी हाथ डले होंगे तो तालियां बजाने के लिए वो हाथ निकल जाएंगे। तो हम नई सदी और नई तकनीक के साथ तो बहें, लेकिन उसकी गुणवत्ता, उसकी श्रेष्ठता पर भी ध्यान दें। तो मेरे ख्याल से आज की तकनीक हमें बहुत आगे बढ़ा सकती है। पत्रिका निकालते हैं हम, देखिए मैं गीत गाकर पत्रिका निकालता हूँ, उस पत्रिका में मैंने ये शर्त लगा रखी है कि जो व्यक्ति मुझे डाक से रचना भेजेगा उसी की रचनाएं हमारी मैगजीन में जगह पाएंगी, क्योंकि मैं डाक विभाग को ज़िंदा रखना चाहता हूँ। मैं उस पर कहता हूँ कि आप रचनाएं अपने हाथ से लिखकर भेजें, अपने कवरिंग लेटर भी हाथ से लिखें। कम से कम हम ये तो कह सकें कि ये हम नहीं रहें तो हमको पता पड़े कि हम कैसा लिखते थे, कैसा पढ़ते थे। आज हम लिखे तो हैं ही नहीं, पढ़े ही पढ़े हैं, वो भी मोबाइल पर पढ़ते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब मोबाइल हमारे हाथ से चला जाए तो हम पूरी दुनिया में एक सन्नाटा जिएं
एक तन्हाई जिएं और लगें कि इतना बड़ा संसार होने के बाद भी हमारा कोई भी नहीं है। इसलिए मैं तकनीक के ऊपर हम इतना ज़्यादा निर्भर नहीं रहें कि हम अपनों को भी नहीं पहचान सकें, उसका फ़ोन नंबर भी हमको याद नहीं हो, मुसीबत में पड़ जाएं तो मोबाइल के बिना हम उसको सूचना भी नहीं दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी। धन्यवाद आदरणीय कविवर जी। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो विषय है वो है साहित्य, संस्कृति और तकनीक। अब मैं इसको देख लेता हूँ, इस तरह से देखता हूँ कि जो संस्कृति है, व्हाट यू मीन बाय कल्चर? कल्चर मीन्स द रिफाइनेशन ऑफ थॉट्स। विचारों का जो परिष्करण है वो संस्कृति है, उसी में साहित्य समाहित है। साहित्य उसी का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। आज हमारा एक बड़ा विषय है जिस पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, वो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब है क्लैश बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सभ्यता और संस्कृति के बीच का संघर्ष जो है वही सभ्यताओं का संघर्ष है। आज हमारे लिए खतरा पैदा हो गया है पूरे देश में कि इफ सिविलाइजेशन एडवांसेस देन कल्चर हैव टू गो बैक, कि अगर सभ्यता आगे बढ़ जाएगी तो संस्कृति पीछे चली जाएगी। मैं इसके बीच का रास्ता देखता हूं जिसमें तकनीक आती है कि संस्कृति का जो सभ्यता में रूपांतरण है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसे तकनीक करती है। हमने संस्कृति में विचार किया कि हमारे पास एक बहुत बड़ा शहर होना चाहिए, उसमें ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ग्रिड सिस्टम होना चाहिए, मोहल्ले होंगे 90 डिग्री के एंगल पर जो है वो जो काटती होंगी सड़कें। ये जो सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट था, जो आपने भी कहा था प्रोफेसर साहब ने, वो मैं उससे सहमत हूं। वो सबसे पहले कहां आया? मस्तिष्क में आया। और जो मस्तिष्क में आकर के परिष्कार पाता है वो क्या होती है? वो संस्कृति होती है। और उसके अकॉर्डिंग हमने तकनीक को विकसित किया। और जब तकनीक को विकसित किया तो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ, जिसके बराबर आज विश्व में कोई सभ्यता नहीं। तो साहित्य संस्कृति को रूपायित करने वाला कौन है? तकनीक है। यही आज का मूल विषय है। न तकनीक से युद्ध हो सकता है, न साहित्य से युद्ध हो सकता है, न संस्कृति से युद्ध हो सकता है। साहित्य भी दीर्घजीवी हो, संस्कृति के माध्यम से दीर्घजीवी हो, और सभ्यता भी चले, क्योंकि अगर सभ्यता नहीं होगी तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में पीछे रह जाएंगे। और जैसा कि हमारे देश के साथ थोड़ा सा बीच में हो भी गया तो फिर हम आगे कैसे जा पाएंगे? इसलिए तकनीक भी जरूरी है, संस्कृति भी जरूरी है, साहित्य भी जरूरी है। कि जो क्रिएशन है, सृजन है, तो सृजन का आधार तकनीक से पहले जो मस्तिष्क में होता है वही तो साहित्य है और वही हमारी संस्कृति है। तो हमें उस पर भी आगे जाना है। बस एक खतरा है, जैसे आईएएस में अभी एक निबंध आया था 2021 के आईएएस के पेपर में, उसका कंसेप्ट यह था कि ईआई वर्सेस एआई, कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें एक प्रकार का क्या वर्सेस है, वाई वर्सा है, इसमें क्या कोई एक संघर्ष है? क्योंकि अगर हम चले जा रहे हैं एआई पर, तो एआई तो निश्चित रूप से आया कहां से है, कंप्यूटर को बनाया किसने, मस्तिष्क ने, सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। कल डॉक्टर राजीव राज जी रात में एक बात बता रहे थे अपनी फैमिली की, और उसमें जो निष्कर्ष निकल करके आ रहा था वो यही है कि जब हम संवेदना त्याग देते हैं, हमारे अंदर सेंसिटाइजेशन नहीं होता है और हम सीधे केवल कर्म पर विश्वास करते हैं कि ये काम ऐसा होना है, तो फिर खतरा पैदा हो जाता है। क्योंकि हम लोग जो जुड़े हैं एक दूसरे से, आज इतने सारे आप लोग यहाँ रविवार के दिन मौजूद हैं, हम सारे लोग मौजूद हैं, ये किस लिए है? ये वर्चुअल भी हो सकता था, लेकिन ये एक्चुअल फॉर्म में घट रहा है। इसलिए घट रहा है कि हम तकनीक के साथ में अपनी साहित्य और संस्कृति, अपने नवोन्मेष और उसके साथ में अपनी जो रिफाइंड प्रोसेस है उसके साथ बने रहना चाहते हैं। और यही इंडियननेस है, यही भारतीयता है, और यही हमें उत्तरजीवी बनाएंगे। जब सभ्यताओं का विनाश हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश हो गया, खत्म हो गई, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, व्हाटएवर हैपेंड, लेकिन खत्म हो गई। लेकिन वैदिक काल की जो संस्कृति बनी वो आज भी जिक्र है। प्रोफेसर साहब आईआईटी में है, लेकिन उदाहरण किसका दे रहे हैं? उपनिषद का, तत्वमसि। तो जब हम तत्वमसि पर आ जाएंगे
तो हम दीर्घजीवी बने रहेंगे। हमें पूरी सृष्टि को ये प्रमाणित करना है कि भारत श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठतम रहेगा। इसलिए तीनों का समन्वय जरूरी है, किसी का विरोध नहीं है, तीनों को एक साथ लेकर के कॉम्बिनेशन, जैसे मैं कहता हूं कि सक्सेस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन, सफलता हमेशा जो है वो कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है, समाहरण पर। हमारी यही तो बात है, हमारा देश क्यों जीवित है? मिस्र रोमा सब मिट गए, कहीं पर ईसाई धर्म आ गया, कहीं पर इस्लाम धर्म आ गया। ईरान जो आर्याना कहलाता था, आर्यों का देश था, उसमें इस्लाम आ गया। जो ग्रीस था, जहां पर ग्रीक कल्चर था, वहां पर क्रिश्चियनिटी आ गई। सभी जगहों पर संस्कृतियां और सभ्यताएं बदल गई, लेकिन हम, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी हस्ती क्यों नहीं मिट रही है? इसलिए कि हम दूसरों को अपने में शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन अपने को अपनी जगह से हटाते नहीं है। तकनीक को हमें लगातार अपने में शामिल करना है, अपनी जिंदगी में जगह देनी है। वो कहते ना, तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है कि जहां भी जाऊं तेरी महफिल है। मोबाइल तो ऐसी हमारी जिंदगी में है कि हम जहां भी जाएं हमारी जिंदगी में शामिल रहता है, लेकिन इसके साथ अपने साहित्य और संस्कृति को बनाए रखना है, उसको रिप्लेसमेंट नहीं होना है। मुद्दा मुझे लगता है ये था। मैंने भी थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, आई एम सॉरी एंड थैंक यू। लगा सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात की, तो मैं उससे थोड़ा अलग हटकर एक दूसरे प्रश्न पर केंद्रित करूंगा। वो ये है कि अभी जो टेक्नोलॉजी, तकनीक उभर कर आ रही हैं फ्यूचर की, वो मानव जो कार्य अभी कर रहे हैं उनको वो कितना बदल देगी, कितना रिप्लेस करने में सक्षम है। तो पहला मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है, कैसे, मतलब उसका क्या उसका पर्पज़ है। तो एक तो वो रूटीन कार्य हम करते हैं सभी तरह के। दूसरा, हम सोचते हैं कि हम क्रिएटिव हैं, किसी तरह से कुछ जिसको भी क्रिएटिव कार्य करते हैं। कुछ हम कॉग्निटिव टास्क बोलते हैं, वो करते हैं। अब ये समझ आ रहा है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो मशीनें उभर कर आ रही हैं, वो ये सभी कार्य करने में उतनी ही सक्षम है, उससे भी ज़्यादा सक्षम है। जो अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में बहुत दखल रखता है, उससे भी ज़्यादा कर सकती हैं, और एवरेज व्यक्ति से तो बिल्कुल कर ही सकती हैं। एक उदाहरण ये है कि 90 के दशक में एक IBM का कंप्यूटर था, उसने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया था। खैर वो तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, हमने चेस खेलना बंद नहीं किया है। हम अपनी वो नहीं करते कि भाई हम मशीन से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, वो ठीक है। उसके बाद दूसरा कंप्यूटर आया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। उसमें फ़र्क ये है कि उसने सारे ग्रैंड मास्टर के जितने भी गेम्स हुए थे पहले उनको नहीं देखा, उसने सिर्फ चेस के जो होते हैं रूल्स उनको समझा। उसके बाद अपनी विकसित की चेस खेलना, और उसने पुराने कंप्यूटर को भी हरा दिया। अच्छा, वो जो पुराना कंप्यूटर था उसके पास अभी तक का जो पूरा भी ह्यूमन ज्ञान था चेस के बारे में, वो सारा था। मतलब कितने बड़े बड़े गेम्स खेले गए हैं पिछले 100 साल के अंदर चेस में, सारे ग्रैंड मास्टर हुए हैं, उनकी क्या विजडम है वो उसके पास सारी थी। करोड़ों चेस गेम्स जो खेले गए हैं उसके डेटा बैंक में। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्यूटर है उसको इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही सोच लूँगा कि क्या खेलना है। एंड देयर इज़ नो ह्यूमन टुडे और इन द फ्यूचर दैट वुड डिफीट और एनी गेम ऑफ दैट काइंड विच रिक्वायर्स मेंटल थिंग कैन बीट कंप्यूटर। ऑफ कोर्स जो फिजिकल टास्क है उसमें तो हम बीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, रिपीटेड जो कार्य हम करते हैं, भागना हो, दौड़ना हो, उड़ना हो, कूदना हो, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है मशीन को हराने का। अब देखिए, तो हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, हम आर्ट की बात कर रहे हैं। तो लिटरेचर को जब जो बहुत जैसे शेक्सपियर से लेके, कालिदास से लेके और अभी तक के जितने सक्सेसफुल ऑथर हैं, पोएट हैं, उनकी मशीन लर्निंग के द्वारा एनालिसिस कि उनके क्या एलिमेंट हैं जिसके द्वारा लोग उनको पसंद करते हैं, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। वो हो रही है बहुत तेज़ी से, और अब बहुत अच्छी उसमें अंडरस्टैंडिंग है मशीन के द्वारा कि आपको अगर एक इस तरह का नावल लिखना है, आप जानते हैं जैसे कि पहले बॉलीवुड के अंदर वो मसाला होता है
एक वो होता है कि उसको कहते हैं कि इस तरह से बनाएंगे मूवी, उसमें इस तरह के गाने होंगे, इस तरह का विलन होगा, ये मारपीट होगी, वो होगा, ये सारे जो उसके एलिमेंट हैं वो पता होते हैं। उन्हीं का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके और एक मीडियम जो सक्सेसफुल फिल्म होती है वो बनाई जा सकती है। तो इस तरह से जो ये बना रहे हैं, चाहे पोएम्स हों, चाहे लिटरेचर हो, नावल हो, ये सब मशीन अभी भी लिखने में सक्षम है, लिख रही हैं और आने वाले समय में वो बहुत बेहतर कार्य कर सकेंगी। नाउ इससे ये मसला भी जुड़ा है, जैसा कि आपने कहा कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लिटरेचर। अगर मैं अपना खुद का नावल लिखना चाहूँ, मतलब कि मैं शेक्सपियर का पढ़ा लेकिन मुझको एंडिंग पसंद नहीं आई, मेरे को कि बिग न्यूज़ के जो कैरेक्टर हैं कुछ उनको बदलना चाहता हूँ, तो इसमें ये संभव है कि मैं मेन चीज़ स्पेसिफाई करूँ कि मुझे किस तरह का विलेन चाहिए, बहुत क्रूर चाहिए या नहीं चाहिए, किस तरह का चाहिए, हीरोइन किस तरह की होनी चाहिए, उसके क्या मतलब किस तरह होगा, ये सब मैं उनको बता दूं तो वो एक्चुअली मशीन मेरे लिए एक नावल लिख देगी जो मुझे पसंद आएगा, तो वो मेड फॉर माय टेस्ट नावल होगा। इसी तरह से जो पेंटिंग्स हैं वो अभी बन रही हैं। अभी इनफैक्ट नावल और पोएम जो लिखी हैं मशीन ने, उनको आप पढ़ के ये नहीं कह सकते किसी आदमी ने नहीं लिखी। कोई इसको नहीं बता सकता कि ये किसी पोएट की लिखी हुई नहीं है। तो वो अभी हो रहा है। अगले 50 साल के अंदर आई गारंटी यू दैट यू विल राइट योर ओन novels and your own poems. You will be the writer of your destiny. जैसा कि मैंने कहा, so technology would make that available. ना उसके साथ दूसरा प्रश्न उठता है, तो वो प्रश्न मैंने थोड़ा उसके बारे में कहा था फिर छोड़ दिया था। वो प्रश्न ये है कि sooner or later human beings would have to examine who they are and what differentiates them from the machine. Right? This is a very serious question. And I mean, you know, तो इसके we'll have to come to terms with it in some way or another. तो ये philosophical issue भी है, ये spiritual issue भी है, ये technological issue भी है, ये societal issue भी है, ये सब है। तो उसके बारे में सोचना हमें अभी से शुरू करना होगा कि टेक्नोलॉजी के आयाम क्या हैं, वो हमसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये टू वे स्ट्रीट है। हम टेक्नोलॉजी को पैदा करते हैं और टेक्नोलॉजी हमें पैदा करती है, और वो टेक्नोलॉजी हम ही हैं और हम टेक्नोलॉजी हैं और टेक्नोलॉजी हम है। तो इसको ये जो सिम्फनी है टेक्नोलॉजी और व्यक्ति की, उसको बजाय सोचने की वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसा कि अभी कहा, वो दो अलग अलग चीज़ें कतई नहीं हैं। वो एक ही चीज़ है, और उस चीज़ का जो होलिस्टिक है वो चीज़ क्या है, वो दिमाग क्या है, उसको समझने के लिए हमें हो सकता है कि कुछ आइडियाज़ जो ऋषि मुनि के समय थे, उपनिषदिक आइडियाज़ हैं, उनको भी लाना होगा। लेकिन जब अब सिचुएशन बदल गई हैं, तो जो बदली हुई सिचुएशन है उनको भी लाना होगा। असेंशली मैं उसको ऐसे बयान करता हूँ कि टेक्नोलॉजी हैज़ बोथ अ लाइट एंड ए शेडो, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द लाइट एंड वी हैव टू मैनेज द शेडो। लेकिन ये तो मतलब बोलचाल की भाषा में जैसा कहते हैं ऐसा है कि हम दोनों उन चीज़ों को समझें कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हैं। फिर मैं सिर्फ ये फाइनली कहना चाहूँगा कि दूरगामी परिणाम कुछ भी हों, हम चाहे कितनी भी बुराई कर लें टेक्नोलॉजी की, लेकिन टेक्नोलॉजी जो कि आदमी के काम आती है, चाहे फिज़िकल काम आए चाहे साइकोलॉजिकल काम आए, वो टेक्नोलॉजी उसका विकास रोका नहीं जा सकता। पूरी हिस्ट्री उसका उदाहरण देती है। हमने कहा कि ये ऐसा है, ये टेक्नोलॉजी ईविल है, इसको किसी तरह से रोकना होगा, कोई नहीं रोक सकता। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी मेक्स ए गुड स्लेव, इट्स नेवर ए गुड मास्टर। तो यू नो पीपल शुड रिमेन ए मास्टर बाय अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज़ राइट नाउ द वे वी आर डूइंग थिंग्स, इट्स नॉट हैपनिंग। आई थिंक पीपल आर मैंने कहा था लास्ट चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन एक लास्ट चीज़ याद आई। अब वो ये है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि वो डिसीजन कोई और कर ले उसके लिए, और वो मतलब वी डोंट वांट टू गेट इनटू कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो जैसे कि मुझे कहाँ ड्राइव करना है, यहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या रास्ता चाहिए, अगर मैं ये सब चीज़ें भुला दूँ, गूगल मैप अगर मुझे बताता रहे तो बढ़िया है। इसी तरह से कि मतलब मुझे क्या करना है, ये सब जो भी डिसीजन है
वो मैं दूसरे लोगों पे छोड़ देना चाहता हूँ। अभी भी ऐसा ही है। अगर मेरा जेई में रैंक के आया, जैसे डॉक्टर दीक्षित जानते हैं, वो तो ये बहुत सक्सेसफुल क्लास चलाते हैं, जेई में कुछ रैंक आया तो उस रैंक से पता चलता है कि उसको किस आईआईटी में जाना है, क्या ब्रांच मिलेगी, उसकी कोई मतलब इससे लाइक ए कन्वेयर बेल्ट। तो कन्वेयर बेल्ट शुरू होती है प्राइमरी स्कूल से, फिर पेरेंट्स हैं, फिर टीचर्स हैं, फिर नेबर्स हैं, फिर ये है, फिर वो है, ये सब करके बेसिकली somebody else is making that decision for you all the time. Now this decision making will be outsourced to machine. And of course it can make better decision than your teachers and your parents and everybody else because it's got more data to, you know, and it knows you better than your parents know you. क्योंकि उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप जो कुछ बोल रहे हैं वो सुन रही है, right? So basically it can make good decisions. But the point is we will have to differentiate ourselves from machine at some point, and this is going to be harder and harder as you go in the future because people would have forgotten that they are not machines. It's going to happen. So thank you very much. सो प्रैक्टिस मिले, एक तो पता चला कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसा क्या होगा टेक्नोलॉजी में। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि जो सृजन है, क्रिएशन, एंड जो उत्पादन है, प्रोडक्शन ऑफ दैट, है ना, सो दीज टू आर सेपरेट फिनोमिनन्स। एज समबडी सेड दैट यू नो क्रिएशन इज हैपनिंग हियर मे बी, और the production of it is the thing which is being consumed. Okay, so the consumption is of the production, it's not the creation. Okay, so जो creative element है और जो production है उसमें फ़र्क क्या है? सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो है सिर्फ आवश्यकता का, यूटिलिटी। ये बहुत गहरा स्टेटमेंट है कि क्रिएशन और प्रोडक्शन में फ़र्क क्या है, सिर्फ यूटिलिटी का है। तो जितनी भी यूटिलिटी ड्रिवन चीज़ें होंगी, चाहे हम किताब को पढ़ते हैं तो बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं टैबलेट पे, या फिर हो सकता है कंटेंट लिखते हैं तो पहले क्या था, कंटेंट लिख के हाथ से लिखना पड़ता था, फिर टाइपराइटर से प्रिंट, फिर वो प्रेस में प्रिंट होता था, अब सब कुछ हो गया। तो उसकी जो यूटिलिटी है वो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट कर देगी, लेकिन जो क्रिएशन है वो ह्यूमन बीइंग है। अब उस क्रिएशन के प्रोसेस में जाके देखें तो लिटरेचर का क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है। वो ऑब्जर्व कर रहा है एक वर्ल्ड को, जो वो इमेजिन कर रहा है उसको पेन से उतार रहा है, कोई सिनेमा, फिर वो पेन वाली जो अगर उस स्क्रिप्ट को आगे दृश्य पटल सिनेमा में ले जा रहे हैं तो सिनेमा पे ले जा रहे हैं। तो हर क्रिएशन का एक प्रोसेस है। उसमें भी क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आ गई है तो वो दिखने लगी है। जैसे अगर हम 1912 की पिक्चर देखें तो वहाँ पे हमें एरोप्लेन्स नहीं दिखेंगे, लेकिन अब हमें हर जगह पे दिखते हैं कि भाई प्लेन में लोग जा रहे हैं इधर उधर, उनकी स्टोरीज़ का पार्ट है ये टेक्नोलॉजी, राइट। तो स्टोरीज़ का तो पार्ट बनी है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी लिटरेचर के प्रोडक्शन में यू नो और उसके कंजम्पशन में बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगी, लेकिन जो क्रिएशन है वो क्रिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएशन जो है वो ह्यूमन रहने वाला है, उसमें उसके जो एबिलिटी है वो, जैसे आपने उसको एक ब्रीफ दी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक डाले करके एआई है, DALLE, डाले बोलते हैं उसको आप बोलिए कि मुझे भगवान राम की फ़ोटो देखनी है श्रीलंका में, वो बना देगा। उसको आप बताइए कि मुझे एक एस्ट्रोनॉट को देखना है जो एक घोड़े पे सवार है, वो बना देगा। उसको कहिए कि एक चंद्रमा का दृश्य है, उसके ऊपर एक घोड़ा बैठा है, उसके ऊपर एक, लेकिन ये जो उसको ब्रीफ जा रही है कि मुझे एक चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा के ऊपर घोड़ा चाहिए, घोड़े के ऊपर वो चाहिए, वो कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है ना। तो जो क्रिएशन है वो यहाँ से हो रहा है, उसका प्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। आप हो सकता है आप उसको ये बता दें कि भाई देखो मुझे एक प्लॉट चाहिए जिसमें हीरो पहले हीरोइन को यहाँ मिलता है, फिर 7000 मील दूर वो 5 महीने बाद फिर से मिलते हैं और वो फिर से ऐसा होता है, फिर ऐसे होता है। एक प्लॉट लिख दिया, अब उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है तो वो लिख देगा फटाफट, और हो सकता है वो स्क्रिप्ट कईयों से बेहतर लिखी हो। तो आप सब अपनी पिक्चर बना सकते हैं। आप सब कह सकते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन मुझे चाहिए, इसमें पिताजी का रोल अमिताभ बच्चन करेंगे, या यंग वाला अमिताभ बच्चन लड़का बनेगा। वो पूरा एनालाइज करके बना लेगी। आने वाले 10-20 सालों में आप पिक्चर का प्लॉट बताएंगे, पिक्चर प्रोड्यूस्ड होकर आपको मिलेगी। तो ये, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि जो है वो अहम ब्रह्मास्मि है, ठीक है, अपने से आ रहा है, प्रोड्यूस होने का तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लिटरेचर हो चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, एक्सप्रेशन जो है ह्यूमन एक्सप्रेशन, उसका पार्ट टेक्नोलॉजी हो गई है, क्योंकि उनके हमारे वर्ल्ड में आ गई है वो।
लेकिन क्रिएशन अभी भी यहाँ से, और ब्रीफ यहाँ से जा रही है, और वो हमेशा हमें अपने हाथ में रखनी है। लीडरशिप जो है ना, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ फ्यूचर एंड इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर मेरे को गूगल मैप भी यूज़ करना होता है तो मुझे डालना था कि मैं यूनिवर्सिटी आऊँगा, तो मैंने बी डाला ना, उसने, हालांकि वो मेरा शेड्यूल देख के बता सकती थी कि आज आपको यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन तब भी चॉइस मेरे पास थी। मैंने ब्रीफ दी मशीन को कि भाई तुम्हें ये करना है। तो क्रिएशन इस प्रोसेस में काम करेगा, हालांकि ये भी बहुत चेंज होने वाला है, लेकिन आपके हाथ में कुछ चीज़ें रहेंगी, स्पेशली ह्यूमन एक्सप्रेशन, ठीक है? तो उसको इनकलकेट करके डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। नंदन जी ने बहुत अच्छी बात करी कि क्रिएशन और प्रोडक्शन में एक गहरी भूमिका है, और मानवीय रचनात्मकता में एक चीज़ है जिसे हम ओनरशिप कह सकते हैं। तो अभी तक जो भी साहित्य हमने देखा, जो भी कविताएं देखी, जो भी रचनाएं देखी, उसमें हमें सही पता था कि इसका क्रिएटर कौन है, इसका इसकी जो रचनाकार है वो कौन है। आगे आने वाले प्रोसेस में, जैसे आशुतोष जी ने कहा कि एक मशीन के द्वारा लिखा हुआ काव्य हम पढ़ सकते हैं, मशीन के द्वारा लिखा हुआ नॉवेल हम आगे पढ़ सकते हैं। मेरा यहाँ पर प्रश्न आप सभी से ये होगा, और मैं थोड़ा सा इसको खोलना भी चाहूँगा कि हम लोग सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं, थोड़ा सा वाद विवाद भी इसमें हम कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों का उत्तर भी दे सकते हैं। मगर इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे अगर हम चल रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी रचना का, सृजन का प्रोसेस होगा, उसकी ओनरशिप हम किस पर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर एक ये भी नीड है, जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि टिकटॉक है, फेसबुक है, ट्विटर है, जिस पर तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं, और वो इस हिसाब से लिख पा रहे हैं क्योंकि उन पर कोई ओनरशिप नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एक इशू ये भी है कि यद्यपि टेक्नोलॉजी जो है वो सृजन के प्रोसेस को भी शायद आगे चल कर के ओवरटेक कर ले, मगर जब हम मशीन द्वारा रचित साहित्य की बात करने लगते हैं, जब हम मशीन से बहुत ओतप्रोत संस्कृति की बात करने लगते हैं, तो वहाँ पर हमें शायद ये भी सोचना पड़ेगा कि इसका जो रचनाकार है या इसकी जिम्मेदारी किसको दें, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस तरह से तय करें। तो मैं इस पर आप सभी के विचार थोड़े से जानना चाहूँगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो रचनात्मकता का प्रोसेस है, ये जो सृजन का प्रोसेस है, आगे आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि भाई रचना जो है वो मशीन के द्वारा भी की जा सकती है, और जो क्रिएशन और प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो डिफरेंस है, मैं ये जानना चाह रहा था, या ये सभी के सामने डिस्कस करना चाह रहा था कि भाई इस प्रोसेस में आगे बढ़ते वक्त हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देंगे। अभी तक जो भी साहित्य की रचना के जो सिद्धांत रहे, उसमें क्रिएटर बड़ा क्लियरली सबको पता रहता था। आगे आने वाले समय में ऐसा हो पाएगा या नहीं, और या फिर ऐसा हो सके उसके लिए क्या कदम होने चाहिए? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं अपनी बात कहने के पहले तो दीक्षित जी का धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम तकनीकी के क्षेत्र में आगे तो बढ़े हैं, लेकिन हमारे साहित्य को और संस्कृति को कहीं से भी अकेला नहीं छोड़ने दें। मतलब सामंजस्य बिठाकर तीनों चीज़ों में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कवि होने के नाते मेरे मन में विचार आया है कि जो तकनीक है वो एक ऐसी बहू होनी चाहिए जो गांव में चली जाए तो घूंघट काट ले, शहर में आ जाए तो उल्टे पल्ले की साड़ी पहन ले, और विदेश चली जाए तो जीन्स पहन ले, बॉब कट बाल कर ले। हर जगह वो जैसा देश वैसा वेश बना ले। यदि इस तरह का वो करती है तो सबके बीच लोकप्रिय भी होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जो आप बात कर रहे हैं ये दरअसल एक स्वामित्व का प्रश्न है। स्वामित्व जताने का जो सबसे अच्छा तरीका तो आज तक यही रहा है, जिसे हम तकनीक से नहीं जोड़ के परंपरा से जोड़ के कह सकते हैं कि आज भी हम रामायण पढ़ते हैं, आज भी गीता पढ़ते हैं, आज भी सोम ठाकुर की किताबें हमारे पास है, आज भी नीरज जी की पुस्तकें हमारे पास हैं। नीरज जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी किताबें ये साबित करती हैं कि ये उसके रचनाकार थे। आज भी आप एल्बम उठा के देखिए, आपको कितना सुख मिलता है उन फोटोओं को देखकर। अगर परिवार बैठा है तो एक व्यक्ति एल्बम देख लेगा, उसके बाद में वो दूसरे को खिसका देगा कि अब तुम भी देख लो। लेकिन मोबाइल के भीतर यदि हमारे तस्वीरें कैद हैं तो मुझे ये बताइए कि एक उसके भीतर आप किस किस को मोबाइल पकड़ाने के लिए जाएंगे? किस किस के पास बगल में बैठकर आप बताएंगे कि ये मेरे मामा हैं, ये बुआ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं? तो ये पुरानी जो परंपराएं हैं ना,
उनको एक तरफ अलग करके आप तकनीकी के सहारे नहीं हो सकते, और ये तकनीकी आपको कभी भी स्वामित्व का अधिकार नहीं दे सकती। मोबाइल बदलते रहते हैं आप, बहुत सी चीज़ें उसके भीतर आती हैं, उसको आपको खाली करना पड़ता है। खाली मेरे जैसा व्यक्ति जो पत्रिका निकालता है, त्रैमासिक पत्रिका निकालता है, बताइए 3 महीने में पूरे हिंदुस्तान से कितने लोग भेजेंगे, कितनी चीज़ें भेजेंगे, और हम कब तक उसको समेट कर रखेंगे। हम आप रचना भी भेज देंगे तो भी मैं आग्रह करूंगा कि जब अगला अंक निकालूंगा तब मुझे आप नए सिरे से ताज़ी भेजिए, ताकि मैं उसका उपयोग कर सकूं, वरना हमको खाली करना पड़ेगा। तो इसमें इतना भंडार हम नहीं भर दें तकनीक का कि जब ये खाली हो जाए तो हम भी खाली हो जाएं। हमारे पास कुछ होने के लिए दस्तावेजी सबूत होना बहुत ज़रूरी है, और दस्तावेजी सबूत इस मोबाइल के भीतर, ये तकनीक के भीतर संभव नहीं है। हम नहीं रहेंगे, हमारा मोबाइल कौन उठाएगा, कहाँ पर आप पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे। पूरा देश यदि एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ पर आपकी पहचान मुश्किल हो जाएगी। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं वाचनालय थे, किताबें थी, किताबें ज़िंदा रहना चाहिए। आज भी देखिए आप, हम कितना भी मंच पर कविताएं पढ़ते हों, कितना भी मोबाइल पर डाल देते हों, लेकिन जैसे ही दिल्ली में वो एक मेला लगता है तब सारे कवियों में होड़ लग जाती है अपनी किताबें छपवाने की, उनके ऊपर चर्चा करने की, उनके लोकार्पण करने की। तो ये बताइए, यदि आप मोबाइल पर रचना पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको किताबें छपवाने की ज़रूरत क्यों है। ये हमारी परंपरा से कटने का तरीका है, यदि पूरी तरह तकनीक के ऊपर निर्भर होते हैं तो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तकनीक का उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन यदि इसका गलत इस्तेमाल अगर हो रहा है, आप ये देखिए ना, अनेकता में एकता या एकता में अनेकता भारतीय संस्कृति की विशेषता, ये हमारे देश का एक चरित्र है कि हम बहुत प्रेम से रहना चाहते हैं। अनेक वेशभूषा हैं, अनेक कपड़े हैं, अनेक बोलियां हैं, लेकिन उसके बीच भी हम रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। सवाल ये है कि आज की तकनीक ने क्या इतनी बड़ी बात को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। आज आप फेसबुक उठाकर देखिए, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये फेक वीडियो चल रहा है या असली चल रहा है। असली और नकली का अंतर नहीं है, दिग्भ्रमित होते हैं, अफवाहें फैलती है। हम चाहते हैं कि तकनीक सही रास्ता बताए, तो इसकी विश्वसनीयता भी कायम होगी। किताबें आपको कभी भी धोखा नहीं देती, कभी भी आपको गुमराह नहीं करती, और उसी को पढ़कर हम लोग रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका बहुत मूल्य है हमारी पुस्तकों का, हमारे ग्रंथों का, और लिखाई का और पढ़ाई का। मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। तकनीक एक सीमा तक अच्छी है, जब तक वो अच्छा काम करती है आप उसके साथ बने रहिए, लेकिन जहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है तो उस चाकू से अपने हाथ मत काटिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे लग रहा है जो मुद्दा यहाँ पर ये क्रिएट हुआ है, ये है संवेदना और तकनीक का, सेंसिटाइजेशन एंड टेक्निक। आज जो एक नया ट्रेंड उभरा है, व्हाट्सएप डूड। अब डूड का जो मैं हिंदी अनुवाद देखता हूं तो छैला मिलता है। गूगल ट्रांसलेशन जब देखता हूं तो छैला मिलता है, और छैला से तस्वीर एक अलग बन जाती है और डूड से एक तस्वीर अलग बन जाती है। अब ये दोनों मैच नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ एक छैला बाबू फिल्म भी बनी थी, हम में से शायद किसी ने देखी हो। मुद्दा ये हो रहा है कि व्हाट्सएप डूड जो है, जो तकनीक पर आधारित है। डूड किस पर बिलोंग कर रहा है? तकनीक पर, संवेदना पर नहीं कर रहा है। उसकी जिंदगी में प्राइवेसी, पर्सनल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम भारतीयों के लिए दूसरे की जिंदगी में झांकना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या हैं हमें इतना पता नहीं होता जितना हमें पड़ोसी के बारे में पता होता है, मोहल्ले वाले के बारे में पता होता है, अपने कुलीग के बारे में होता है, घर के अंदर तक पता होता है, उसका सैलरी पैकेज पता होता है, उसकी पत्नी का मायका और सालों का मायका, सालियों का मायका भी पता होता है, सब पता होता है। ये भारतीयता है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये हम भारतीय हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो संविधान के प्रियम्बल का पहला सेंटेंस है। तो हम भारतीय लोग जो हैं वो घुसते हैं एक दूसरे में
और घुस करके मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं, मदद भी करते हैं। इस कोरोना ने दिखाया कि हमने एक दूसरे के अंदर घुस करके कितनी मदद की, और ये मदद केवल तकनीक से नहीं हो सकती थी जब तक व्यक्ति के अंदर संवेदना ना हो। जैसा आपने कहा ना कि तकनीक जो है, जैसे हम अंग्रेजी के लिए एक बार बात करते थे और गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी हमारी नौकरानी है, हमारी मां नहीं है, हमें उसे साथ रखना है, प्रयोग करना है, क्योंकि नौकर के बिना तुम नहीं रह सकते, लेकिन उसे हमें मां के स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं कर देना है, हमें अपने को सौंप नहीं देना है तकनीक के हाथों में कि हमारा खुदा तो तकनीक है, हमारा ईश्वर तो तकनीक है, जो कराएगी सो कर लेंगे। तकनीक नियति नहीं है, दैट इज नॉट डेस्टिनी, दैट शुड बी इन आवर हैंड्स। तो मैं अपनी बात को ट्रांसफर कर रहा हूं क्योंकि मुझे संकेत उधर से दिख रहा है कि समय पूरा हो रहा है, बहुत आगे नहीं ले जाना है इसको आगे के प्रोग्राम से। तो तकनीक को बनाए रखना है ठीक उस तरीके से। वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स एज ए गुड मास्टर्स एंड नॉट गुड फॉलोअर्स ऑफ टेक्निक। अभी बंद कर देना चाहिए क्या प्रोग्राम? कितना समय है? हाँ, तो टाइम ओवर हो गया, तो इसलिए मैं पास कर रहा हूँ इधर। नहीं प्लीज कंक्लूड। हाँ, तो मतलब उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जब टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये प्रश्न बहुत अहम हो जाता है भविष्य के लिए भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑल परवेजिव होने वाली है, हो गई है। तो जो हर चीज़ यहाँ देख रहे हैं सब टेक्नोलॉजी की उपज है। तो अगर मान लो कि किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, यही क्वेश्चन था आपका, ये प्रश्न था। मैं एक उदाहरण दूंगा। ऐसा है कि जब प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक व्यक्ति की हुआ करती थी। तो उसके अंदर कि अगर मैंने कोई चीज़ बनाई, प्रोडक्ट, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस प्रोडक्ट के लिए, मैंने ही बनाई और वो चीज़ टूट गई या उससे किसी का नुकसान हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। मतलब कि किसी ने डिज़ाइन किया, किसी ने बनाया, किसी ने बेचा, किसी ने उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट किया, किसी ने उसको रिश्वत दे के बेचा, किसी ने कुछ किया। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे एक्टर इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, उसको प्रमोट करने में, उसको बनाने में, उसको बेचने में, वगैरह वगैरह। तो अब उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये एक बहुत गूढ़, थोड़ा वो मतलब लीगल, इट हैज़ मोर लीगल एस्पेक्ट्स देन आई वुड से ह्यूमन एस्पेक्ट्स। ना आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे डिसीजन मेकिंग होगी। अगर आप देखिए ऑटोनमस कार के बारे में हम सुनते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि कानपुर में चल पाएगी अगले 50 साल में, लेकिन ऑटोनमस कार अभी कैलिफोर्निया में बहुत धड़ल्ले से चल रही हैं। मतलब आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सो जाएं, पढ़ते रहें, कुछ करें, लेकिन कार चलती रहेगी, आपको पहुंचा देगी कहीं पर। तो अगर आप समझें, अब आप कहें कि मान लो खासकर कानपुर में किसी जगह हो सकता है एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा है ऑटोनमस ड्राइवरलेस कार के लिए। तो अगर आप एक अपनी सिनेरियो सोचें, कार जा रही है, वहाँ पे 2 आदमी एकदम सडनली कूद के आ गए वहाँ पर, और एक कुत्ता भी है और कोई है, राइट, एकदम वो उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो इतना नहीं है, तो उसको किसी न किसी को टक्कर मारनी पड़ेगी कार को रुकने के लिए। नाउ ये डिसीजन करेगी क्या, ये मशीन करेगी डिसीजन कि किसको टक्कर मार के रोकना है, राइट। नाउ आप पूछेंगे अब उसके अंदर किसी को चोट लगेगी, कोई मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज होगी, कुछ होगा, तो आप कहेंगे क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने जिसने कि ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम बनाई, या जिसने कि ये हार्डवेयर कार बनाई, या कि जिसने ये कार बना के बेची, कौन सी जो भी कंपनी है वो, या कि ये जो ड्राइवर बैठा था, सो रहा था और उसने जो कुछ ध्यान नहीं दिया, मशीन पे छोड़ दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर उसका उत्तर आप मुझसे पूछें तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन कैसे करेंगे आप इस सिचुएशन में, मशीन कैसे डिसाइड करेगी कि किसको टक्कर मारनी है? तो बेसिकली वो ये करेगा कि डेटा अबाउट बोथ दीज पीपल, कि उनका इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का है, उनका व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स ईच वन ऑफ दीज पीपल हैव, व्हाट इज हिज अर्निंग पोटेंशियल इन द फ्यूचर, वगैरह वगैरह, वो सब डेटा स्प्लिट सेकंड के अंदर उस मशीन के पास होगा।
एंड बेस्ड ऑन दैट इसे अरे उसको टक्कर मारो, उससे इकोनॉमिक डैमेज कम होगा, राइट? तो उसके अंदर सो इसी मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन सोसाइटी आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रीजनिंग and they are made possible by right technology. So this is the meaning of technology and this is the meaning of decision making. अब उसके अंदर and this is what is going to happen. This is the reality of how you make decisions about that. We are not decision never is according to how his family is going to feel about it. Whether they would be more emotional or this guy's family would be less emotional about it or what have you. Anyway, so decision making as well as pinning responsibility, it's a very complex socio-legal question, and many new ideas are coming up in that, especially when machines are making decisions. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सार्थक परिचर्चा के लिए। एक बार सभी से आप लोगों को 2 मिनट के लिए और रोकूंगा। मैं सामने की पंक्तियों से आदरणीय देवेंद्र सफल जी से आग्रह करता हूँ मंच पर आ जाएं और प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। मैं आग्रह करता हूँ मंच पर आ जाएं और आदरणीय डॉक्टर दिनेश प्रभात जी के सम्मान की प्रक्रिया में सम्मिलित हों। मैं आदरणीय रश्मि शाक्य जी से आग्रह करता हूं मंच पर आ जाएं और आदरणीय नंदन मिश्र जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। मैं आग्रह करूंगा जी देवेंद्र सफल जी को मैं 1 मिनट के लिए और रोक लूंगा आदरणीय नंदन मिश्र जी के सम्मान के लिए। जी आदरणीय मधु प्रधान जी के को मंच तक लाया जा रहा है। मैं आग्रह करता हूं उनसे आदरणीय दिनेश प्रभात जी का सम्मान होना है। आदरणीय डॉक्टर मधु प्रधान जी हैं। आदरणीय दिनेश प्रभात जी जी आदरणीय नंदन मिश्रा जी का सम्मान इसके इसी क्रम में होना है कि वो मंच पर आ जाएं और प्रोफेसर आर्क वर्मा जी का सम्मान करें। प्रोफेसर ओम शंकर गुप्ता जी। सर कि वो मंच पर आ जाएं और उनके सम्मान के लिए डॉक्टर पूजा अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा वो मंच पर आ जाएं और डॉक्टर पतंजलि मिश्र जी को सम्मानित करें। हमारे इस सत्र की परिचर्चा पूर्ण हो चुकी है, सम्मान हो रहा है। इसके उपरांत डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी का सम्मान होना है। डॉक्टर सोनाली जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी के सम्मान के लिए। मैं डॉक्टर रश्मि गोरे जी से आग्रह करूंगा वो मंच पर आ जाएं और डॉक्टर विमल जी से आग्रह करूंगा उनके सम्मान के लिए। डॉक्टर विमल जी आदरणीय डॉक्टर रश्मि गोरे जी के सम्मान के लिए आ जाएं। जी का सम्मान डॉक्टर विमल जी के द्वारा। आप सब तालियां बजा करके इस प्रक्रिया में सम्मिलित होते रहें। और आइए मैं क्रम को थोड़ा सा और आगे ले चलूं।